उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त हो चुकी होगी। दोस्तों इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ एनसीएल एचईएम ऑपरेटर के एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपके पेपर पर भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें अपनी प्रिपरेशन का पता चल सके। और मुझे वीडियो के कमेंट पे आप जरूर बताइएगा कि इस मॉडल पेपर पे आपका स्कोर कितना रहे। यदि आप इस मॉडल पेपर पे 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं ना, तो आप मान के चलिए आपका एनसीएल पे सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग को पता ही होगा, थोड़ा सा आप सभी लोग दिमाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने सोचा भारत में उत्तर प्रदेश में राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया। तो बताइए इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया, ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश है। तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा, रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ग्रेगर वार्कले है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग थोड़ा सा इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ग्रेग वार्गले रहेगा। ठीक है, आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ग्रेग वार्गले हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वर्तमान में बीसीसीआई के हेड कौन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए क्या होगा इसका दोस्तों आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछूं कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूं, आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताइए। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस में मिलता है। दोस्तों किस अभिलेख में मिलता है। तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों थीन बांध जो है तो रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है, पंजाब पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है। तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ब्रिटेन पे स्थित है। ब्रिटेन में कहाँ, लंदन पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पारे का स्तंभ एकाग्र गिरना किसका प्रतीक है। आपको बताना है कि जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का एकदम से नीचे की तरफ गिरना किसका प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है दोस्तों, आंधी का प्रतीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। सिंपल सा है। तो कौन सा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए नाभिकीय संयंत्र पे भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों, हैदराबाद पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। साथ ही साथ आप क्वेश्चन नंबर जरूर डाल लीजिएगा ताकि मुझे पता चल पाएगी आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो पूना समझौता किसके बीच हुआ था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में हुआ था। सिंपल सा है, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल पे है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको छोटा सा टाइमिंग दूंगा 5 सेकंड की। आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक टिकट में देखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो डाक टिकट में सबसे पहले किस महिला को दिखाया गया था दोस्तों? मीराबाई जी को दिखाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस राज्य का पूर्व नाम नेमा है? आपको बताना है कि नेमा किस राज्य का पूर्व नाम है। तो किसका नाम है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे नेमा नहीं रहेगा, यहाँ पे नेफा रहेगा, ठीक है। नेफा को अपन किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा आप सभी लोग इसे सुधार दीजिएगा, यहाँ पे नेफा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश सबसे छोटा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपको पेपर मिलेगा, मतलब पेपर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, तो आपको एक बार हिंदी पढ़ना है और एक बार इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इससे आपके क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इजीली सही हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर वाली जो लैंग्वेज रहती है थोड़ा सा कठिन रहती है, ठीक है। तो आपको एक बार उसको इंग्लिश में भी जरूर देखना है, ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये इस दिए गए चित्र में क्या प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, आपको बताना है ये सिंबल किसको प्रदर्शित करता है। तो ये सिंबल प्रदर्शित करता है कि आगे खतरनाक खाई है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और ये जो त्रिकोणीय आकृति होती है, ये चेतावनी देने वाली चिन्हों की आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टेल गेटिंग का मतलब क्या होता है। तो टेल गेटिंग का मतलब होता है दोस्तों, वाहन के पीछे खतरनाक ढंग से वाहन को चलाना, ठीक है। वाहन के नज़दीक खतरनाक ढंग से वाहन को चलाना, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? टेल गेटिंग अपन किसे कहते हैं? वाहनों के पीछे खूब नज़दीक खतरनाक ढंग से वाहन चलाना क्या कहलाता है? टेल गेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील, यहाँ पे क्या बोला है? फ्लाईव्हील पर किस इंजन के पावर आउटपुट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? फ्लाई व्हील पर किसी इंजन के पावर आउटपुट को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फ्लाई व्हील पर किसी इंजन के पावर आउटपुट को क्या कहा जाता है? ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित करता है? दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अभिसारित बोला है, तो अभिसारित कौन सा लेंस करता है दोस्तों? कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नेशनल इंडिया कांग्रेस यानी कि NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? सिंपल सा है, महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसे कैसे जानते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने 28 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कॉमन सेंस से दे ही सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा को बोलते भी हैं और वहाँ पे लिखते भी हैं सरकारी कार्यों में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा पास कहाँ पे है?
दोस्तों थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सही से बताइएगा। तो एलिफेंटा पास किस देश पे स्थित है दोस्तों? एलिफेंटा पास जो है तो श्रीलंका पे स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। वेल्डिंग करते समय किस गैस का प्रयुक्त किया जाता है? तो वेल्डिंग करने में अपन किस गैस का यूज करते हैं दोस्तों? एसिटिलीन का भी करते हैं, लेकिन जब तक ऑक्सीजन न होगा तब तक तो जलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों सही रहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो बताइए यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों? किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? किसी संख्या के 2/3 से 3/4 15 अधिक है, तो अपन क्या लिखते हैं? अपन संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है। हमने संख्या को क्या मान लिया? x। तो संख्या का 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों? संख्या का 2/3 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा 2/3 x, इस तरह से आ गया। इसके बाद क्या बोला है? उसका 3/4 से 15 अधिक है, तो अपन 3/4 यानी कि 3/4, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x + 15। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश पे देखेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी कठिन लिखी रहती है, लेकिन आप जब इंग्लिश पे देखेंगे ना सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको इससे इसको घटा देना है। 3/4 से 2/3 को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/4x - 2/3x, और यहाँ पे कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना, हमने सिर्फ पक्षांतर कर दिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इतना ही आएगा ना, एलसीएम जब अपन लेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 12 रहेगा, तो x/12, और यहाँ पे कितना है दोस्तों? यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो जब अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 180। सिंपल सा है। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग समझ गए ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे एक संख्या दी गई है, आपको बताना है ये 11 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों जब भी 11 से कोई संख्या विभाजित होती है तो उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग हमेशा 0 होता है या फिर 11 के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो संख्या लिखी है इसके सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम स्थान पर अंक। सम स्थान पर कौन कौन से हैं? 7 है, इसके बाद क्या है दोस्तों? 8 है, और यहाँ पे 6 है। तो इनका योग कितना आ जाएगा दोस्तों? इनका योग आ जाएगा 21, ठीक है। और विषम स्थान पे कौन कौन से अंक है दोस्तों? विषम स्थान पर आप सभी लोग अंक बताइए। पहला है 3, दूसरा है a, और यहाँ पे कितना है? फिर से a है, यानी कि 2a + 3, ठीक है। अब अपने को क्या करना है दोस्तों? इन दोनों अंकों को घटा देना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? विषम अंक लिखेंगे माइनस सम अंक लिखेंगे। विषम अंक क्या थे? 2a + 3 माइनस, और यहाँ पे कितना था? 21 था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे -18 आएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा? 2a रहेगा, और यहाँ पे 0 है। जब अपन इसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2a बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2a बराबर आ जाएगा 18, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 9, और क्वेश्चन पे यही पूछा गया था, ठीक है। ए यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 मिशन में रोवर का नाम क्या था। दोस्तों यहाँ पे रोवर का नाम पूछा है, तो चंद्रयान 3 में रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि यहाँ पे लैंडर का नाम पूछता है तो लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम क्या था दोस्तों? विक्रम था, विक्रम लैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? G20 शिखर सम्मेलन पे 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो G20 शिखर सम्मेलन जब हुआ था तो उसे 21वें सदस्य के रूप में किसे ने मतलब शामिल किया गया? अफ्रीकन यूनियन को
शामिल किया गया। और इसमें कितने देश हैं दोस्तों? इसमें करीब 75 देश हैं। इन 75 देशों के समूह को G20 देश पे शामिल किया गया। इसलिए दोस्तों अब G20 किस में कन्वर्ट हो गए हैं? G21 पे। ठीक है, आप सभी लोग को इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीएल एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आर महात्मन जी को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या दिया गया है? तो भारत में पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या दिया गया है दोस्तों? इंद्रजाल दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? 30 विद्यार्थी और कक्षा के अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यदि कक्षा के अध्यापक की आयु को हटा दें तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 1 वर्ष घट जाती है। तो कक्षा के टीचर की आयु कितनी थी आपको बताना है। तो दोस्तों सिंपल वे पे क्वेश्चन पे क्या बोला है? 30 विद्यार्थी और एक टीचर है जिनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यदि अपन टीचर की आयु को हटा देती हैं तो औसत क्या हो जाता है? 1 वर्ष कम हो जाता है। तो आपको टीचर की आयु को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे औसत कितना है? यहाँ पे औसत 20 है। अब यहाँ पे क्या बोला है? औसत आयु घट जाती है। तो दोस्तों जब घटने वाली बात होती है तो अपन यहाँ पे प्लस लगाते हैं। ठीक है, कितने वर्ष घट रही है? 1 वर्ष घट रही है। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्यार्थी और टीचर दोनों है ना, 30 विद्यार्थी और यहाँ पे कक्षा की मतलब 30 विद्यार्थी और यहाँ पे टीचर है, यानी कि टोटल यहाँ पे 30 लोग हैं। 30 लोग में जिसपे 29 विद्यार्थी हैं और एक टीचर है। तो अपन क्या करते हैं? टीचर वहाँ से हट गया तो यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे टीचर जब हट जाएगा तो विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? 29 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 + 29। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा 49 वर्ष। ठीक है, यानी कि टीचर की एज कितने थे दोस्तों? टीचर की एज यहाँ पे थे 49 वर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। इतना आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? एक परिवार में 10 सदस्य रहते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। एक व्यक्ति की नौकरी लग जाती है जिसके कारण वह बाहर चला जाता है, जिसके कारण औसत आयु कितनी होती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नौकरी में जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी? तो दोस्तों आप सब लोग एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं, अब एनसीएल में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे औसत आयु कितनी है दोस्तों? यहाँ पे औसत आयु पहले की कितनी है? 28 वर्ष है। यहाँ पे बढ़ने की बात की है तो बढ़ने वाले क्वेश्चन पे हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, तो कितनी वर्ष बढ़ी है? 1 वर्ष बढ़ी है। अब दोस्तों आप सभी लोग बताइए, 10 लोग में कौन कौन थे? परिवार का सदस्य भी थे और यहाँ पे जो नौकरी लगा उसके भी सदस्य थे। तो 10 में से जब 1 लोग चला गया तो यहाँ पे कितने लोग बचे दोस्तों? अब 9 लोग बचे। तो 28 में से अपन जब 9 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 19 बचेगा। यानी कि नौकरी में जाने वाले व्यक्ति की एज कितनी थी? 19 वर्ष थी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर था। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था। दोस्तों अब एलिमेंट्री नॉलेज वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए अपन इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन कूलिंग सिस्टम पे रेडिएटर पर एक प्रेशर कैप देने पर क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? इंजन कूलिंग सिस्टम पे रेडिएटर पर प्रेशर कैप देने पर क्या होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रेशर कैप देने पर क्या होता है दोस्तों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में ऑक्जेलिक एसिड होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है दोस्तों? आप सभी लोग बताइए। जो पालक होते हैं ना, तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्वचालित रूप से क्या करता है? आपको बताना है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये गियर अनुपात को बदलते रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव को गियर बॉक्स में मुख्य भाग से अंतिम ड्राइवर पिनन तक पहुंचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रोपेलर सॉफ्ट। जो प्रोपेलर सॉफ्ट होता है ये गियर बॉक्स के मुख्य भाग से अंतिम ड्राइव पिनियन तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? प्रोपेलर सॉफ्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह वाहनों में उपयोग किए जाने वाले एक एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम है। इसे अपन क्या कहते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इनके क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ रहती है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक बार इंग्लिश भी आपको इसे देखना है, तब आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन पे क्या बोला है, वाहनों में उपयोग किए जाने वाला एक सेफ्टी एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम, इसे अपन क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर तो यहाँ पे दिया है, इसे अपन क्या बोलते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पे, क्वेश्चन पे क्या बोला है, हाइड्रोलिक सिस्टम में उपलब्ध हाइड्रोलिक पंप क्या कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में उपलब्ध हाइड्रोलिक पंप क्या कार्य करता है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोस्तों सिस्टम में हाइड्रोलिक तेल पहुंचाता है। हाइड्रोलिक पंप क्या करता है दोस्तों, सिस्टम में हाइड्रोलिक तेल पहुंचाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, डीजल इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन सेंसर का कार्य क्या होता है। तो जो ऑक्सीजन सेंसर होता है डीजल इंजन पे क्या कार्य करता है दोस्तों, एग्जॉस्ट पाइप से ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ट्रोबोचार्जर क्या कार्य करता है। तो ट्रोबोचार्जर क्या कार्य करता है दोस्तों, यह कंप्रेशन चैम्बर से अतिरिक्त संपीड़ित हवा को धकेलता है। यह क्या करता है दोस्तों, जो कंप्रेशन चैम्बर होता है इससे अतिरिक्त संपीड़ित हवा को प्रेस करके बाहर निकालता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में इथाइल अल्कोहल डाला जाए तो हवा और ईंधन का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि इंजन में इथाइल अल्कोहल डाला जाए तो हवा और ईंधन का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका अनुपात रहेगा 9:01। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का यूज किया जाता है। तो ब्रेक बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों, किसका यूज करते हैं, स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों, स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आयरन रहेगा दोस्तों, स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का अपन यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जी सेंसर का उद्देश्य क्या है। तो जी सेंसर का यूज का होता है दोस्तों, वाहन की मंदी दर को मापने के लिए अपन जी सेंसर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग से क्या लाभ होता है। तो यह क्या करता है दोस्तों, जो नाइट्रोजन गैस होती है टायरों की लाइफ को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ बनी होती हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, क्लच प्लेट में दोनों तरफ किस पदार्थ की बनी होती हैं। जो क्लच प्लेट होती हैं उनकी दोनों दीवारें किस पदार्थ की बनी होती हैं। ये कार्किक की भी बनी हो सकती है, चमड़े की भी हो सकती है, और या फिर एस्बेस्टॉस की भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन परीक्षा के दौरान किस गैस का मापन किया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सभी का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन में संपीड़न अनुपात होता है। तो आईसी इंजन में संपीड़न अनुपात क्या होता है दोस्तों, संपीड़न स्ट्रोक से पूर्व एवं संपीड़न स्ट्रोक के उपरांत बेलन में वायु अनुपातों का अनुपात होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर कूलिंग पाइप आमतौर पर बना होता है। तो रेडिएटर कूलिंग पाइप आमतौर पर किसके बना होता है दोस्तों, कॉपर का बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वेलन इंजन का फायरिंग क्रम क्या होता है। तो 6 वेलन इंजन का फायरिंग क्रम क्या होता है दोस्तों, 1 5 3 6 2 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती गति को रोटेटरी गति में परिवर्तित करने के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कनेक्टिंग छड़। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर बेयरिंग द्वारा कौन सा भार लिया जाता है। तो रोलिंग बेयरिंग द्वारा किसका भार लिया जाता है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डायल और अक्षीय भार को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियल रहेगा, रेडियल और एक्सियल लोड को लिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपर चार्जर क्या कार्य करता है? एक सुपर चार्जर क्या कार्य करता है, आप सभी लोग बताइए दोस्तों। एक सुपर चार्जर क्या करता है? उच्च दाब पर सिलेंडर की हवा की आपूर्ति करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकलने वाली एग्जॉस्टों गैसों में ध्वनि को कम करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं दोस्तों? मफलर का यूज करते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डीजल इंजन में इस्तेमाल बल्ब व्यवस्था का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे जो ई हेड होता है ये डीजल इंजन में बल्ब व्यवस्था का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPFI में एक 6 सिलेंडर इंजन में कितने इंजेक्टर होते हैं? तो कितने इंजेक्टर होते हैं दोस्तों? 6 इंजेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC इंजन पे वाणिज्यिक हानि को नियंत्रण का समाधान क्या होता है दोस्तों? कनस्तर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ना और इन सभी क्वेश्चन की इंग्लिश जरूर पढ़ना दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन के गंध को मापने के लिए अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों? आप सभी बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल्फैक्टोमीटर का अपन यूज करते हैं। डीजल के गंध पहचानने के लिए अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों? ऑल्फैक्टोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में बहने वाली हानि नियंत्रण किससे होते हैं? हानि का नियंत्रण किससे होता है दोस्तों? आपको बताना है। इंजन में बहने वाली हानि का नियंत्रण किससे होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सकारी क्रैंक संतोष संबंधन प्रणाली से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक राड समानता किस पदार्थ की बनी होती है? तो संयोजक छड़ जो होते हैं किसकी बनी होती हैं? आप सभी लोग बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा कुट्टित काठ द्वारा बनी होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के खुलने और बंद होने के अनुरूप क्रैंक की सही स्थिति दिखाने वाले आरेख को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों बल्ब पे समामापन आरेख कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इंजन का IHP और FHP ज्ञात हो तो हम इसका परिकलन कैसे कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, जब इंजन का IHP और FHP ज्ञात हो तो अपन इनका परिकलन कैसे करते हैं? तो किससे करते हैं दोस्तों? ब्रेक हॉर्स पावर से करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिड़काव से द्रव इंजन को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों कणीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण क्लच के संदर्भ में घर्षण गुणांक इतना होने की अपेक्षा की जाती है। तो घर्षण गुणांक कितना होता है दोस्तों? 0.4 से 0.5 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का वाष्पीकृत करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? कार्बोरेटर करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर में पिस्टन TDC से BDC तक पहुंचाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंजन सिलेंडर में पिस्टन TDC से BDC तक चलता है, इंडक्शन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक तक चलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए अपन मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और कुछ अप्रोच सीखिएगा, ताकि आपके एग्जाम पे जब इस टाइप के क्वेश्चन है ना तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएँ। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मैथ का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74। यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना % अधिक है, आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे P लिखेंगे और यहाँ पे Q लिखेंगे। Q को अपन क्या मान लिया? Q को अपन क्या मान लिया दोस्तों? यदि P Q से कितना है? 40% कम है, तो अपन Q को मान लिया 100 है, ठीक है। Q को अपन क्या मान लिया? 100 मान लिया। तब तो ये 40% कम होगा ना दोस्तों इससे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा 40% कम है, यानी कि P कितना आ जाएगा? 100 में से अपन 40 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग समझ गए ना। तो अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये रेशियो आ गया।
ये रेशियो आ गया ना, तो 20 ने कितना होता है 60 और 20 पंचे क्या होता है 100। इतना आप सभी लोग के पास आ गया। और आप सभी लोग बताइए दोस्तों, जो P है, P की वैल्यू कितनी है 3 और Q की वैल्यू कितनी है 5, इतनी आ गई ना। अब आप सभी लोग बताइए P Q से कितना कम है, 2 कम है, क्योंकि P कितना है 3 है और Q कितना है 5 है। तो यहाँ पे कितने की कमी आ रही है, 2 की कमी आ रही है। किस पे आ रही है, P पे आ रही है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटे 3 इंटू अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 200 में यदि अपन 3 का भाग दे देंगे, 200 पे जब आप 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 6.66, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होगा आपको बताना है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, सक्सेसिव मेथड को लगाना है। तो सक्सेसिव मेथड यहाँ पे क्या रहेगा, 10 + 5, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा 10 × 5 बटे 100, बस आपका आंसर आ चुका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे कितना था 15 + 0.5 बराबर कितना आ जाएगा 15.5%। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो उस संख्या का 150% कितना होगा। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन संख्या को मान लिया x मान लिया, इसका 14वां भाग कितना होगा, ये 1/14। ठीक है, किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 14 में अपन जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 168। ठीक है, इस 168 का आपको क्या करना है, 150% निकालना है। 168 का 150% कितना आ जाएगा दोस्तों, 150/100। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अपन इसे सॉल्व भी कर देते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 252। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो तो 72 किलोमीटर जाने पर नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 + 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, नाव की चाल को निकालना है। नाव की चाल क्या होती है दोस्तों, y बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा दोस्तों, घंटे पे अपने को निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही होता है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी आ गई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे दूरी कितनी है दोस्तों, 72 किलोमीटर, यही है ना। तो 72/12 यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। कौन से ऑप्शन पे है, ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु और रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 4:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाती है, 5:8 हो जाती है। तो प्रभु की वर्तमान आयु क्या होगी आपको बताना है। तो अपन प्रभु की वर्तमान आयु को मान लिए 4x, ठीक है, और रमेश की वर्तमान आयु को अपन मान लिए 7x। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे +5 लिख देंगे। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तिरिया गुणा लगा के, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, जब आप इन्हें तिरिया गुणा लगा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 15। इतना तो आप सभी लोग कर लेंगे ना, तिरिया गुणा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, इतना आप सभी लोग कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और अपन को क्या याद करना है दोस्तों, प्रभु की वर्तमान आयु, और प्रभु की वर्तमान आयु को अपन क्या माने थे, 4x माने थे। तो प्रभु की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x थी। तो अपन x की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। सॉरी दोस्तों कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे शायद इन्हें सॉल्व भी कर लेते हैं, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा जब अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 32x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 7 पंचे 35, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इतना आ गया ना। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, 35x से 32x को घटा देंगे और 40 से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 से अपन 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, और 40 पे से यदि अपन 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी।
तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 5। पिछली बारी मैंने गलती से बता दिया था, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5। इतना आप सभी लोग समझे ना। तो दोस्तों पेपर सॉल्व करते समय आप सभी लोग को यही ध्यान रखना है कि अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन को आंसर बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे प्रभु की वर्तमान आयु को अपन क्या माना था, 4x माना था, 4x माना था ना प्रभु की वर्तमान आयु। तो x की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 4 × 5 बराबर कितना होगा दोस्तों 20 वर्ष। यही है ना दोस्तों, 20 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, यदि 1% का भी डाउट है तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार को 45 दिन में, बी किसी कार को 30 दिन पे। अपन यहाँ पे लिख दिए ए कितने दिन में करता है 45 दिन में, बी कितने दिन में करता है 30 दिन पे। इनका अपन एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, वे 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी कितने आ जाएंगे दोस्तों 2 + 3 कितने दिन तक कार्य करते हैं दोस्तों, ये 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो 5 × 3 यानी कि 15 दिन तक ये 15 कार्य ये दोनों साथ करते हैं, 15 कार्य ये दोनों साथ करते हैं। तो 90 कार्य में से 15 कार्य ये दोनों साथ में किए, तो 90 में से यदि अपन 15 घटा देंगे तो शेष कार्य कितना बचा दोस्तों 75 बचा। आप सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे शेष कार्य कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे शेष कार्य बचेगा 90 - 15। तो यहाँ पे शेष कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 75 आएगा ना। यहाँ पे शेष कार्य कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेष कार्य आ जाएगा दोस्तों 75। ठीक है, इतना आप सब लोग समझे ना दोस्तों। यहाँ पे शेष कार्य कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेष कार्य आ जाएगा 75। यहाँ पे शेष कार्य कितना आ गया 75। और बी की कैपेसिटी कितनी थी दोस्तों, बी की क्षमता कितनी थी मैंने आपको बताया था 3 थी। तो इस शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, 75/3 बराबर 25 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इतना आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने पूरी मेहनत लगा के आपको इस क्वेश्चन को समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचते हैं। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, इसका मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पहली वस्तु का CP यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का CP। इतना आप सभी लोग देख देंगे ना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 100। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है। दूसरी वस्तु पर लाभ यहाँ नहीं, आपको क्या करना है, दूसरी वस्तु पर लाभ यानी कि प्रॉफिट या लॉस। इतना आप सभी लोग देख देंगे ना। यहाँ पे फिर से लिखना है बटे 100 धन ऋण, यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट वस्तु पर प्रॉफिट और लॉस। इतना आप सभी लोग लिख देंगे, इतना आप सभी लोग से बन जाएगा ना, तो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 10,000 है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। ठीक है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अपने को नहीं पता, तो अपन यहाँ पे सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। यहाँ पे दूसरी वस्तु पर लाभ कितना है दोस्तों, दूसरी वस्तु पर लाभ है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दिया बटे 100। और यहाँ पे पहली वस्तु पर लाभ कितना था दोस्तों 20 था, यही था ना, पहली वस्तु पर लाभ कितना था 20 था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 125/120। इतना आप सभी लोग देख लिए ना, इतना तो आप सभी लोग से बन जाएगा 125/20, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी दोस्तों 10,000 सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य, और यहाँ पे कितना आ गया 125/120। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो चलिए अपन इसे सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 से जब अपन भाग लगा देंगे तो 5 × 10 = 25, और यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे 25 से कम 25, 25 से को 100, और यहाँ पे डबल 0। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 400 × 24 यानी कि 9600। ठीक है, आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 2:3 है। दोस्तों यहाँ पे सामान लिखा है, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 2:3 है, यानी कि CP रेशियो SP इनका अनुपात कितना है 2:3 है, यानी कि क्रय मूल्य 2 है तो विक्रय मूल्य कितना है 3 है। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो गया दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का हो गया। ठीक है, प्रॉफिट 1 का हो गया ना, तो यहाँ पे अपन प्रॉफिट कितना है 1 है, और लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है।
और यहाँ पे अपन 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 20 का समतुल्य बट्टा कितना होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले 100 लिखते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे भी 100 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कर लेते हैं 10 है ना, 10 को 100 में से माइनस करके लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 90/100। और इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80/100। इतना आप सब लोग कर देंगे ना, इसी टाइप से आपको यहाँ पे इसे करना है। तो 2 0 से 2 0 ये कट गए, 2 0 से 2 0 ये कट गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 - 72, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 28%, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 600 रुपये का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों बस आपको साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय/100, यही होता है ना। साधारण ब्याज कितनी है 120 है, मूलधन कितना है 600, दर अपने को निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे समय कितना है 10 वर्ष है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, दर बस को यहाँ पे लिखना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, दर बराबर 120 × 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 × 10, ठीक है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 वर्ष आ गया। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, तो चलिए अपन इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे अपने को प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि धनराशि अपने को निकालना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, A = P1 + R/100। यहाँ पे कितना आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे T यानी कि समय आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइए, यहाँ पे मिश्रधन कितना है 1352, A की वैल्यू कितनी है 1352, P की वैल्यू को अपने को बताना है, A की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा, R की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, और समय कितना है 2 वर्ष है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा दोस्तों, 1352 बराबर P, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 104 × 100, 104 × 100, इस टाइप से आ जाएगा ना, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, P की वैल्यू को फाइंड करना है। तो P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1352 × 100, यहाँ पे फिर × 100 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 104। दोस्तों आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, करीब 1250 के समथिंग आएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, इतना आप सभी लोग कर लेंगे ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपने समान चाल की 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो समान चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा, आपको बताना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 5 लिखना है, इसके बाद बड़ी चाल से छोटी चाल को घटा देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी वाली चाल लिखना है, बड़ी चाल से छोटी चाल को हटा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे समय लग रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 24 × 5 बराबर 120 मिनट आ जाएगा, 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 180 मीटर पुल को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा दोस्तों, दूरी यहाँ पे क्या होगी दोस्तों 270 + 180, और यहाँ पे समय कितना है दोस्तों, यहाँ पे अपने को क्या है दोस्तों, चाल कितनी दी है, चाल यहाँ पे दी है 30 मीटर प्रति सेकंड, इतने ही है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे 450 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 30 है, तो अपन यहाँ पे भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेकंड। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है, 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। तो आपने क्या निकालना है, क्यारियों की संख्या निकालना है। तो आयत कैसा होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पे क्यारी कैसी है दोस्तों, क्यारी है वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा इंटू भुजा,
तो यहाँ पे क्यारी की संख्या कितनी आ जाएगी, आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कितने हैं, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा आपको बताना है। तो दोस्तों जब समचतुर्भुज के विकर्ण दिए जाते हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। इनका क्षेत्रफल हो जाता है पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण बटे 2 हो जाता है। तो बस आपको इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना है, 16 इंटू 12 बटे 2, यहाँ की कितना आ जाएगा 96। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 के बाद क्या है 19 है, यानी कि 10 का फर्क हुआ। अब 10 का अपन जब दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हुआ, 10 का अपन दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 20 का दोगुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 का दोगुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 का दोगुना करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 तक तो श्रृंखला दिख रही है। अब अपने को क्या करना है, 159 पे 60 को जोड़ देना है। 159 है ना, 159 पे आप जब अपन 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 319। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों आपको बताना है कि यह जो चित्र है क्या प्रदर्शित करता है। यह चित्र यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना या फिर रोकना दोनों मना है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीओ फॉर्म 31 क्या बतलाता है, वाहन के मालिक की मृत्यु होने पर वारिस को दिया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में बाहर निकलते समय आपको क्या पहनना चाहिए ताकि यातायात द्वारा आसानी से देखा जा सके। आपको क्या पहनना चाहिए दोस्तों, चमकीले फ्लोरेसेंट कपड़े पहनना चाहिए। दोस्तों जब आपको एनसीएल में जॉब लगेगी तो आपको कुछ इसी तरह के कपड़े पहनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 का खिताब किसे प्रदान किया गया, आशा भोसले जी को प्रदान किया गया। और 2022 का पूछ लेता तो नरेंद्र मोदी जी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क परियोजना के अंतर्गत भारत के कितने राज्यों में मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, तो भारत के 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली पे किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्रथम लिखा है और प्रथम बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात हुई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बजट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो पीएम प्रसाद हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से महिला साक्षरता दर कौन से राज्य पे है, तो मिजोरम पे है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोतों की संख्या है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल पे जल स्रोतों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो एटलस पर्वत कहाँ पे है दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग बताइए। अच्छा सा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम पे पूछा भी जाता है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं पीएससी लेवल तक में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एटलस पर्वत कहाँ पे है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका पे स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका पे एटलस पर्वत स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो पे हमने मॉडल पेपर 2 को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता रहूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आपको पता चल सके कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपको किस सेक्शन पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालाँकि आपके पास 5 दिन का टाइम है, 5 दिन पर आप 2 दिन निकाल लीजिए, आपका टाइम मतलब यात्रा पे निकली जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग अपनी ट्रेन की टिकट वगैरह बुक जरूर कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आप 1 से 2 दिन पहले भी वहाँ पे जा सकते हैं और तैयारी आप मस्त कीजिए। ठीक है, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, सबसे पहले सारी चीज़ें मैं फ़ोन से ही करता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ मेरे पास किसी भी तरह का व्हाइट बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक, सारी चीज़ फ़ोन से ही करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत मेहनत से मैं ये मॉडल पेपर बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल रही और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप मुझे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा।